नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बज चुके हैं। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। खबरों की शुरुआत करते हैं बेहद अहम खबर, जहां आज उपचुनावों को लेकर चुनाव आयोग की बैठक होने जा रही है। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर मतदान होने हैं, जिसकी तारीख पर आज फैसला संभव है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग की अहम बैठक में ऐलान हो सकता है। मरवाही विधानसभा उपचुनाव की तारीख पर भी मुहर लग सकती है। तो आज मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर मतदान की तारीख पर फैसला संभव है। बीते दिनों बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के बाद कहा गया था कि 29 तारीख को यह संभव है कि उपचुनावों की तारीखों का ऐलान किया जाए। इधर छत्तीसगढ़ के 3 जिले रायपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर रात 12 बजे से अनलॉक हो गए। रायपुर और अंबिकापुर में 21 और बिलासपुर में 22 सितंबर से लॉकडाउन लगाया गया था। 7 दिन के लॉकडाउन के बाद रायपुर के प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे ने कलेक्टर और एसपी के साथ समीक्षा बैठक ली, जिसमें अनलॉक करने का फैसला लिया गया। अब सभी दुकानों को एक समय पर संचालन करने की अनुमति दी गई है, लेकिन कोरोना के लिए जारी गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करना होगा। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि रायपुर की जनता ने पूरी तरह लॉकडाउन का पालन किया। शासन ने अब सब्जी और किराना समेत सभी दुकानों के बंद होने का समय बढ़ाते हुए रात 8 बजे कर दिया है। दवा किराना दुकानों को होम डिलीवरी बढ़ाने को कहा गया है, जबकि खाने और अन्य सामान की होम डिलीवरी का समय बढ़ाकर 9 से रात 10 बजे तक कर दिया गया है। होटल और रेस्टोरेंट 10 बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगे। वहीं मास्क नहीं पहनने वालों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर दुकानदारों के साथ साथ ग्राहकों और आम लोगों पर भी पहले से ज्यादा जुर्माना किया जाएगा। दुकान सील करने की कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन नहीं बढ़ाए जाने पर बीजेपी ने भी आरोप लगाए हैं। केंद्रीय कृषि सुधार कानून के विरोध में कांग्रेस नेता आज दोपहर 12 बजे राजीव भवन से राजभवन तक पैदल मार्च करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत सभी मंत्री, विधायक और सांसद भी शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया कि मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र में 3 काले कानून लाए हैं, जिसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से विरोध करती है। मरकाम ने कहा कि इस कानून से किसानों का हित नहीं होगा। संदीप शुक्ला ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संदीप, एक तरफ राजधानी अनलॉक, बिलासपुर, अंबिकापुर भी अनलॉक हो चुके हैं और आज राजभवन में कृषि सुधार कानूनों के विरोध में कांग्रेस मार्च निकालने वाली है। बिल्कुल, देखिए, पहले तो सबसे बड़ी खबर जो आज की यह है कि 3 जिले पूरी तरीके से अनलॉक हो गए हैं। तो तीनों जिलों के प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि भीड़ को किस तरह से नियंत्रित की जाए, क्योंकि सुबह से सब्जी बाजार खुल गए हैं, किराना की दुकानें खुल गई हैं, सड़कों पे भीड़ दिखने लग गई है। निगम और जिला प्रशासन के लोग सड़कों पे दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग दिखने लगे हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं। बाजारों में भी भीड़ आने लग गई है। तो ये स्थिति जो है, इसको नियंत्रित करना बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि एक हफ्ते का जो ये 8 दिन का लॉकडाउन लगा था, उस पर जो संक्रमण की चेन टूटी है, अगर कहीं भी लापरवाही बरतते हैं लोग, क्योंकि अब ये लोगों की ही जिम्मेदारी है, अगर इस पर सावधानी नहीं बरती जाएगी, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पहनने का जो नियम है उसका पालन नहीं होगा, तो संक्रमण वापस से जो बहुत मुश्किल से 7 दिन में चेन टूटी है, वो कहीं ना कहीं से दोबारा संक्रमण जो है पैर पसार लेगा। क्योंकि अभी 3 से 4 दिन में आप देखेंगे कि हालांकि एनएचएम की हड़ताल थी, लेकिन कहीं ना कहीं संख्या में कुछ कमी आई है। ओवरऑल संख्या तो प्रदेश में कल जैसे 3700 थी, लेकिन रायपुर की बात करें और जो बड़े जिले थे जहां पर लगातार संक्रमण बढ़ रहा था, तो 2 से 3 दिन में कुछ संख्या कमी दिखी है। तो ये मान के चला जा सकता है कि जो लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में जो लोग संक्रमित हो सकते थे, जिसकी आशंका थी, तो कहीं ना कहीं चेन टूटी है और उसका असर लॉकडाउन के अंतिम दिन और आने वाले 3-4 दिनों तक दिखेगा। तो अब पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है वो लोगों पर है कि किस तरह नियम का पालन करते हैं, क्योंकि लगातार आर्थिक स्थिति बिगड़ती है लॉकडाउन से, तो शासन भी लॉकडाउन करना नहीं चाहता। इसीलिए कल जो प्रभारी मंत्री हैं या कलेक्टर हैं, उन्होंने साफ कहा है कि अब कड़ा जुर्माना होगा और होम आइसोलेशन का जो नियम तोड़ने वाले हैं उनके ऊपर तो सीधे सीधे एफआईआर के लिए सीधे सीधे मंत्री और कलेक्टर ने कहा है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो दुकान में जो लोग खड़े होते बिना मास्क के, तो दुकानदार तो जिम्मेदार होगा ही, इस पे ग्राहक के लिए भी इस पे जो है जुर्माना की राशि तय कर दी गई है। इसके अलावा जो खुले में थूकते हैं लोग, गुटखा खा के, सुपारी खा के, पान खा के,
तो उनके ऊपर भी 100 रुपये जुर्माना इस पर लगा दिया गया है। स्वास्थ्य के कर्मचारियों के अलावा नगर निगम के कर्मचारी, जिला प्रशासनिक कर्मचारी और शिक्षा विभाग के लोगों को भी इस पूरे अभियान में लगा दिया गया है कि पूरी तरीके से मॉनिटर हो। आज आपको बता दें कि एसपी और कलेक्टर खुद सड़कों पे उतरेंगे, बाजारों में उतरेंगे और रैंडम चेकिंग की जाएगी। अलग अलग जैसे बाजार है, मालवीय रोड है, गोल बाजार है, शास्त्री बाजार है, कहीं भी जो पुलिस के अधिकारी और कलेक्टर है वो पहुंच सकते हैं स्थिति का जायजा लेने के लिए। तो आज जो है तीनों जिलों के जो जिला प्रशासन है उसके लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि राजधानी रायपुर है और यहीं से आगे की कार्रवाई का जो है संदेश पूरे प्रदेश में जाता है। दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र ने जो कृषि सुधार अधिनियम लाया है उसको लेकर जो है कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। दोपहर 12 बजे से खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, उनके नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं और कार्यकर्ता हैं वो राजीव भवन से राजभवन तक मार्च करेंगे। और लगातार जैसे कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये बिल किसान विरोधी है और कुछ घरानों को खुश करने के लिए केंद्र इस बिल को लेके आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा रोष है कांग्रेसियों में। तो उसको लेकर आज एक जो बड़ी रैली कहा जाए तो राजीव भवन से राजभवन तक मार्च करेंगे। राजभवन को में जाके समापन होगा और ज्ञापन भी सौंपेंगे। तीसरी बड़ी खबर ये बोल सकते हैं कि केंद्रीय सुरक्षा सलाहकार है के विजय कुमार, वो 2 दिन के छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। कल उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात करी है और आज जो है वो बस्तर रवाना होंगे और वहाँ पर डीजी नक्सल जो हैं उनसे मुलाकात होगी। प्रदेश के डीजीपी डीएम अवस्थी वो भी इस बैठक में शामिल होंगे और जो नक्सली विरोधी जो अभियान चलाए जा रहे हैं उसकी समीक्षा की जाएगी। जो हमारे आसपास के जो राज्य लगे हुए जो थोड़े नक्सली प्रभावित है जो राज्य, उनसे मिलकर किस तरीके से नक्सली विरोधी अभियान को और मजबूत किया जाए, इन सारी चीज़ों पर जो रणनीति है वो तय होगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका संदीप जानकारी के लिए। जो ये 3 बड़ी खबरें हैं आज छत्तीसगढ़ में, जिन पर पूरी नजर रहेगी और अपडेट भी लगातार आपको देंगे। बहरहाल अब मध्य प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। भोपाल में एक डीजी स्तर के अधिकारी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भोपाल से ये बड़ी खबर कल निकलकर सामने आई, जहां डीजी स्तर के अधिकारी अपनी पत्नी पर अत्याचार करते हुए उसे मारते पीटते कैमरे में कैद हो गए हैं। पत्नी के खिलाफ हिंसा का वीडियो वायरल होने के बाद सरकार ने उनसे जिम्मेदारी लेकर पुलिस मुख्यालय अटैच कर दिया है। साथ ही आज शाम 5 बजे तक स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। उधर अधिकारी ने इस पूरे मामले के बाद कैमरे पर अपनी इस करतूत को जायज भी ठहराया। देखिए रिपोर्ट। चाकू मारा तुमने। चाकू है कैसे? क्या करूं जब चारों तरफ से क्या होता है? क्या है? तो क्या छोड़ नहीं रहा तो क्या करूं? साले मेरा क्या मार। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीर भोपाल की है और महिला की गर्दन पकड़कर नीचे पटक रहा ये शख्स वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और मध्य प्रदेश सरकार का डीजी पुरुषोत्तम शर्मा है। घर के भीतर अपनी ही पत्नी पर लगातार वार कर रहे इस शख्स पर कानून व्यवस्था को बहाल करने की जिम्मेदारी है। पत्नी लगातार छुड़ाने की कोशिश कर रही है, चीखती है, चिल्लाती है, पुलिस को बुलाने के लिए फरियाद लगाती है। लेकिन पुरुषोत्तम ने एक न सुनी। घर में मौजूद 2 सहयोगी ये सब देखते रहे। पालतू जानवर तक डीजी की करतूत देखकर विचलित हो गए। लेकिन इस वरिष्ठ अफसर ने तो घरेलू हिंसा की सारी हदें पार कर दी। इस मारपीट की शुरुआत एक वीडियो से हुई जिसे डीजी की पत्नी ने बनाया है। वीडियो में डीजी को उनकी पत्नी ने एक अनजान लड़की के साथ उसके घर में पकड़ा। ये है असली रूप। आपसे मिलने आया हूँ तो क्या कर दिया मैंने? रेप किया है। रेप किया तो आप शिकायत करो। ये शिकायत। जब पुरुषोत्तम से उस लड़की के बारे में पूछा गया तो वो भड़कते हुए घर से निकल गए। But you cannot change my life like this. This is my life. I will continue to this. I have caught you red-handed today. हाँ बिल्कुल। डीजी की पत्नी ने इस वीडियो को वायरल कर दिया। आरोप है कि उसके बाद गुस्साए डीजी ने पत्नी पर घर में जुर्म किया और जब मारपीट पर सवाल पूछा गया तो देखिए कैसी बेशर्मी से इसे घरेलू विवाद और झूमाझटकी बता रहे हैं। जहाँ तक मारपीट का उनका संबंध है, एक सेल्फ डिफेंस भी होता है, लेकिन मैं पूरी स्वतंत्रता देता हूँ उनको और उन बेटे को कि यदि वो समझते मैं खराब हूँ मेरे ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ये क्राइम नहीं है, एक पारिवारिक मामला है।
डीजी का बेटा खुद IRS अधिकारी है, जिसने ये वीडियो गृह मंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी को भेजा है। वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन में खलबली के साथ ही सियासी संग्राम भी शुरू हो गया है। विपक्षी दलों के साथ ही महिला आयोग ने भी मामले में कार्रवाई की मांग की। सरकार ने तुरंत डीजी को पद से हटाकर पुलिस हेडक्वार्टर में अटैच कर दिया है। कानून की रक्षा करने का कर्तव्य जिन पुलिस कर्मचारियों का है, अगर वो खुद स्वयं कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, अपने बीवी बच्चों को मारते हैं और इस तरह के वीडियो वायरल होते हैं, तो किसी भी कंप्लेंट की जरूरत नहीं है। सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जिम्मेदारी के पद पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर गैर कानूनी गतिविधियां करता है, कानून अपने हाथ में लेता है, तो वो कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उनको कार्य मुक्त कर दिया। 27 सितंबर की इस घटना ने पद और वर्दी की रौब के साथ ही महिला के खिलाफ हिंसा का एक घिनौना नमूना पेश किया है। लेकिन इस वारदात के बाद डीजी ने जिस तरह की दलील दी है वो तो और भी ज्यादा निकृष्ट है। भोपाल से आकांक्षा शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। सतना जिले के सिंहपुर थाने में पुलिस कस्टडी में गोली लगने से एक युवक की मौत के बाद भारी बवाल हुआ। गुस्साए लोगों ने जहां जमकर हंगामा किया तो पुलिस ने भी लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागकर उनके जख्मों पर नमक छिड़कने से परहेज नहीं किया। घटना के बाद थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। सीएम ने एसपी को हटाकर घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं, तो विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। थाने में फायरिंग से सनसनी, संदेही की मौत पर बवाल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, आंसू गैस के दागे गोले, सवालों में सतना पुलिस। पुलिस जवाब दे या तो मरवाए उसका। सतना की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि जनता गुस्से में है। खाकी से खफा लोगों ने यह हंगामा थाने में गोली चलने से हुई संदेही की मौत के बाद किया। पुलिस को हत्या का जिम्मेदार मानते हुए परिजन और लोगों ने जमकर बवाल मचाया। दरअसल सिंहपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव में 2 महीने पहले हुई चोरी की वारदात को लेकर पुलिस ने संदेह के आधार पर राजपति कुशवाहा नाम के शख्स को हिरासत में लिया था। पूछताछ के बीच न जाने कैसे गोली चल गई जो राजपति को लगी। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना की खबर लगते ही पूरा गांव थाने का घेराव करने पहुंच गया। गुस्साई भीड़ ने चक्का जाम कर दिया। पुलिस के साथ झड़प भी हुई। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने पहले तो लाठीचार्ज किया और जब लोग नहीं माने तो आंसू गैस के गोले दागे। परिजन का आरोप है कि थाना प्रभारी ने नशे की हालत में राजपति को गोली मारकर उसकी हत्या की है। मामले के तूल पकड़ने के बाद सिंहपुर थाना प्रभारी विक्रम पाठक और एक आरक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि बकौल थाना प्रभारी टेबल पर रखी सर्विस रिवॉल्वर छीनकर आरोपी ने खुद को गोली मारी। हम लोग आए 4 आदमी, मतलब 9 बजे आ गए थे, तो अंदर नहीं जाने देते थे। क्या लगता है पुलिस तो बता रही कि खुद को गोली मारी है? नहीं, खुद को गोली नहीं मारी, ये लोग मारे हुए। थाना प्रभारी और उसके जो साथ में जो आरक्षक थे वो लोग पूछताछ कर रहे थे। उस समय उसकी सर्विस रिवॉल्वर जो है उससे जो टेबल में रखा था, जो मृतक है उन्होंने उसको जल्दी छीन लिया तो जल्दबाजी में फायर हो गया, तो गोली उनको चेहरे पे लगी थी। चुनावी माहौल में कांग्रेस को कानून व्यवस्था के बहाने सरकार को घेरने का मौका भी मिल गया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्रवाई करते हुए सतना एसपी को हटा दिया है। साथ ही पीड़ित परिवार को 10 लाख की आर्थिक मदद के साथ ही घटना की न्यायिक जाँच के आदेश दिए हैं। न्यायिक जाँच होगी, सीधे जो घटना हुई है उसमें FIR दर्ज होगी। न्यायिक जांच होती है, ऐसी घटना में न्यायिक जांच होगी और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। अगर गलती हुई है तो सजा जरूर मिलेगी। सरकार ने कार्रवाई भले ही की हो,
लेकिन परिजन दोषी पुलिस कर्मियों पर मामला दर्ज करने की मांग पर अड़े रहे। नाराज भीड़ ने एक बार फिर थाने पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने फिर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। वैसे मध्य प्रदेश पुलिस की कार्यशैली अक्सर विवादों से घिरी होती है और अब तो चुनावी माहौल में विपक्ष को सरकार के खिलाफ बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। मृदुल पांडे, IBC 24 सतना। रविवार की रात रायपुर में टोटल लॉकडाउन था, लेकिन IPL पर सट्टा धुआंधार होता रहा। चौक चौराहों में नशे में चाकूबाजी होती रही और मास्क नाक से नीचे उतर जाने पर सड़कों पर सख्ती बरतने वाली पुलिस सोती रही। लोडेड पिस्टल लेकर एक रसूखदार दुर्ग से रायपुर पहुंच जाता है, हाई प्रोफाइल दारू और बर्थडे पार्टी में शामिल होता है और फायरिंग भी कर देता है। लेकिन चालान काटने में मस्त पुलिस को इस सब का पता भी नहीं चलता, क्योंकि राजधानी रायपुर पुलिस के सारे कायदे, सारे नियम, सारे प्रतिबंध सिर्फ आम और गरीब लोगों के लिए। राजधानी रायपुर पुलिस के सारे कायदे, सारे नियम, सारे प्रतिबंध सिर्फ आम और गरीब लोगों के लिए हैं। जैसे ही रसूखदारों की बात आती है, खाकी का ख्याल, चेहरा और मिजाज सब कुछ बदल जाता है। इसकी वानगी एक बार फिर दिखी 27 सितंबर की रात, जब रायपुर में लगे अब तक के सबसे सख्त टोटल लॉकडाउन के बीच VIP रोड स्थित क्वींस क्लब में रसूखदारों की बर्थडे पार्टी हो गई। पुलिस आंखों पर पट्टी और हाथों में मेहंदी लगाए बैठी रही। ना तो उसे चेकिंग पॉइंट पर कोई मिला, न जिले की सील सीमाओं पर कोई गाड़ी ही नजर आई। शहर के सबसे VIP इलाके में, जहां पूर्व मुख्यमंत्री का निवास है, उस इलाके में नशे की पार्टी ऑर्गेनाइज होती रही और रायपुर के चप्पे चप्पे पर चेकिंग का दावा करने वाली पुलिस नींद में डूबी रही। नींद खुली भी तो तब, जब गोली की आवाज इलाके में सुनाई पड़ी, जो उस बर्थडे पार्टी में जमकर दारू बहने के बाद चलाई गई। दरअसल राजधानी रायपुर में जब किसी भी होटल या रेस्टोरेंट को खोलने की सख्त मनाही है, तब VIP रोड के क्वींस क्लब में कमरा नंबर 206 को जन्मदिन की पार्टी के लिए बुक किया गया। रसूखदारों की पार्टी शुरू हुई और इसमें न केवल रायपुर के लोग शामिल हुए, बल्कि दुर्ग भिलाई से भी लोग आए। इन्हें न तो कानून का डर था, न पुलिस का कोई खौफ। और फिर वही हुआ जो अक्सर जाम के नशे में ऐसी पार्टियों में होता आया है। नशे में धुत युवकों ने पार्टी से निकल रही युवतियों से छेड़खानी शुरू कर दी। विवाद बढ़ा, नौबत हाथापाई तक पहुंच गई और इसी बीच दुर्ग के हितेश पटेल ने अपनी पिस्तौल निकालकर हवाई फायरिंग कर दी। लॉकडाउन में क्लब का खुलना, पार्टी का होना और फिर छेड़छाड़ के बाद फायरिंग की घटना ने जिला प्रशासन और राजधानी पुलिस पर कई सवाल उठा दिए। आनन फानन में पुलिस ने गोली चलाने वाले हितेश पटेल के अलावा क्लब संचालक, उसके मैनेजर और दूसरे कर्मचारियों समेत पार्टी के लिए कमरा बुक करने वाले लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। साथ ही क्वींस क्लब को सील करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। सख्त लॉकडाउन के बीच रायपुर के क्वींस क्लब में बर्थडे पार्टी का आयोजन किया गया और उसी दौरान हवाई फायरिंग की घटना हुई। इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए और उसके बाद अब पुलिस और प्रशासन इसमें कड़ी कार्रवाई में जुट गई है। हम अभी मौजूद हैं क्वींस क्लब के दफ्तर में और यहाँ पे आप देख रहे हैं जिला प्रशासन की टीम के साथ साथ पुलिस भी है और इस क्लब को सील करने की प्रक्रिया जारी है। जो जिला प्रशासन से अधिकारी हैं, तहसीलदार हैं, वो उनसे बात करेंगे। सर, प्रावधान क्या है और किस तरह की कार्रवाई इसमें की? देखिए, इस समय कोविड वायरस के प्रसार और रोकथाम के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी का आदेश जो कि लॉकडाउन के संबंध में था 19/9/2020 को जारी हुआ था। इस समय व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन पर प्रतिबंध है जिला रायपुर अंतर्गत। तो क्वींस क्लब ऑफ इंडिया के इस प्रतिष्ठान में इस आदेश का उल्लंघन किया गया है, इसलिए प्रशासन की ओर से सील बंद किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन की टीम के अलावा पुलिस प्रशासन की टीम भी यहाँ पे मौजूद है और इसमें कार्रवाई की जा रही है। जिस इलाके के थाने इंचार्ज RK साहू जी हमारे साथ हैं, इसमें अब तक की कार्रवाई अगर FIR के ज़रिए की बात करें या हिरासत में लेने की बात करें तो क्या क्या की? जिस व्यक्ति ने गोली चलाई थी इसके विरुद्ध हत्या का प्रयास का मामला दर्ज किया गया है, उसको गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में होटल संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और उसमें कुल मिलाकर अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।
जो बर्थडे पार्टी की सूचना आई थी उसमें जो लोग रूम बुक कराए थे और जो भी लोग उसमें शामिल हुए थे सभी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया गया है और उसके विरुद्ध आगे विवेचना के दौरान कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में आफ्ताब की रिपोर्ट पर पहली एफआईआर हितेश पटेल के खिलाफ हुई। हवाई फायरिंग करने के लिए उसके खिलाफ 307 यानी हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ। दूसरी एफआईआर शासन की तरफ से लॉकडाउन के नियमों को तार-तार करने वालों के खिलाफ की गई। इसमें क्वींस क्लब के संचालक, मैनेजर और पार्टी के लिए कमरा बुक करने वालों को आरोपी बनाया गया। साथ ही पार्टी में शामिल होने के लिए अभिजीत कौर निरंकारी, ट्विंकल सिंह, राजवीर सिंह और अन्य पर धारा 188, 269 और 270 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने अब तक सूरज शर्मा, करण सोनवानी, संस्कार पाचे और हितेश पटेल समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सवाल ये, इन लोगों ने किसके आधार कार्ड पर कमरा बुक कराया और बाकी लोगों की गिरफ्तारी कब होगी? राजेश राज, IBC 24, रायपुर। राजधानी रायपुर में कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाकर लॉकडाउन में दारू और बर्थडे पार्टी के दौरान गोली चलाने वाले आरोपी हितेश पटेल के खिलाफ दुर्ग जिले में एक और एफआईआर दर्ज की गई है। पेशे से ठेकेदार हितेश के पास यूके की भी नागरिकता है। आरोपी हितेश के खिलाफ पहले भी भिलाई के सेक्टर 6 में फायरिंग का केस दर्ज है। पुलिस आरोपी का लाइसेंस निरस्त करने के लिए जिला प्रशासन को चिट्ठी लिखेगी। इधर रायपुर में भी पुलिस ने घटनास्थल की जांच करने के बाद मौके से खाली खोखे बरामद किए। सवाल यह है कि लॉकडाउन में कैसे हुई बर्थडे पार्टी? पुलिस को बर्थडे पार्टी की खबर कैसे नहीं मिली? क्या रसूखदारों की पार्टी को पुलिस का संरक्षण था? चप्पे चप्पे पर बैरिकेडिंग थी तो जश्न मनाने लोग कैसे पहुंच गए? हर चौक चौराहे पर चेकिंग करने वाली पुलिस आखिर कर क्या रही थी? जिले की सीमा सील थी तो दुर्ग से रसूखदार कैसे आ गए रायपुर में? सवाल यह भी है कि आखिर किस अफसर ने जारी किया है रसूखदारों को ई पास? पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच की दुहाई दी है, लेकिन सवाल ये भी बनता है कि वारदात वाली रात पुलिस की चेकिंग कहां थी और बाकी लोगों की गिरफ्तारी कब होगी? साथ की बड़ी बात में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में खबरों का बुलेटिन। हमर बानी हमर गोट श्रवण के साथ।